हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आज का जो टॉपिक है वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? एक प्रकार से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने 11th में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एनर्जी नाइदर प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट रिमेन कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इट कैन चेंज वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाता है। तो एक प्रकार से यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब मान लो हमने यानी कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट सब्सटेंस को दिया। जैसे ही हम क्यू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हीट को देंगे तो उसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में यानी कंज्यूम हो जाता है, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो वर्क डन करने में काम आता है। यानी उसकी वजह से वर्क जो है चेंज हो जाता है। मान लीजिए इनिशियली वर्क यानी कि W1 है तो वो W1 से W2 हो जाएगा, तो जो रेस्ट पार्ट है वो वर्क करने में काम आएगा। तो एक प्रकार से हीट जो है के दो पार्ट हो जाते हैं। मान लीजिए डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट है तो इट इज चेंज इनटू द इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू, एंड रिमेनिंग पार्ट इन द वर्क डन, दैट मीन्स डेल्टा डब्ल्यू। सो व्हाट इज द formula? That means delta q is equal to delta u plus delta w, delta q is equal to delta u plus delta w। इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, dq is equal to du plus dw। आपको मालूम है, जैसे मैंने बताया, डेल्टा q चेंज ऑफ हीट है, डेल्टा u चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा w चेंज इन वर्क है, दैट मींस ये। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। यहाँ पर केल्विन और प्लांक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, उन्होंने बताया कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट इंजन which give 100% efficiency। ऐसा कोई इंजन बनाना इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो 100% यानी कि एफिशिएंसी दे सके। दैट मीन हीट का कुछ ना कुछ पार्ट यानी कि 100% यानी हीट को वर्क में नहीं बदला सकता। इसके दूसरे शब्दों में हम ऐसा समझ सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन which give 100% efficiency। 100% efficiency देने वाली मशीन बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कंप्लीट हीट को वर्क में चेंज नहीं किया जा सकता। हीट का कुछ ना कुछ पार्ट दूसरे यानी कि अब उसमें लॉस हो जाता है कुछ ना कुछ। जैसे मान लीजिए अगर हम यानी कि कोल है, कोल पे अगर हम पानी गर्म कर रहे हैं, मान लो अंगीठी पे या कोल पे हम पानी गर्म कर रहे हैं, तो डेट मीन्स यानी कि जो हीट का कुछ ना कुछ पार्ट कंज्यूम हो जाता है। डेट मीन्स यानी स्मोक में का कुछ पार्ट कन्वर्ट मतलब हो जाएगा, कुछ पार्ट उसका दूसरा यानी कि उसमें यानी कि एनवायरनमेंट में चेंज, सराउंडिंग में चला जाता है। तो डेट मीन्स यानी कि पूरा के पूरा पार्ट यानी कि पूरा के पूरा हीट को कन्वर्ट करना वर्क में इम्पॉसिबल है। ये यानी कि आपका स्टेटमेंट है केल्विन प्लांक का। इसके बाद एक क्लॉसियस स्टेटमेंट भी है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन ए सेल्फ एक्टिंग मशीन। एक ऐसी यानी कि सेल्फ एक्टिंग मशीन को बनाना इम्पॉसिबल है जो अनएडेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, यानी कि जो बिना एक्सटर्नल एजेंसी के काम कर सके। यानी कि इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंसी बेहद जरूरी है। जब तक एक्सटर्नल एजेंसी नहीं होगी यानी कि उसमें आप हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते। हीट ट्रांसफर फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर आप नहीं यानी कि कर सकते विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी। मान लीजिए जैसे हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, तो फ्रिज में यानी कि वो होता है, जो एनर्जी होता है वो ट्रांसफर होता है किसको? सोर्स को। ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सोर्स, बट दिस इज द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिना एक्सटर्नल यानी कि यहां पर एजेंसी के। और एक्सटर्नल एजेंसी में यहां पे कौन है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना हो तो यानी लोअर यानी कि टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट को ट्रांसफर करना इम्पॉसिबल है, यानी कि संभव नहीं है। जनरल जो क्या है, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल यानी कि टेम्परेचर का जो फ्लो होता है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है, वो इजीली हो जाएगा। लेकिन बिना एक्सटर्नल एजेंसी के आप लोअर से यानी कि हायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये यहाँ पर
थर्ड लॉ ऑफ डायनामिक्स की बात कर रहे हैं। इट स्टेट दैट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम अप्रोच, यानी कि द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम अप्रोच एब्सोल्यूट जीरो, यानी एब्सोल्यूट जीरो होना चाहिए। इट्स एंट्रोपी, अगर वो जीरो हो जाएगा तो उसका एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगा। द चेंज ऑफ, यानी कि एंट्रोपी, द चेंज ऑफ एंट्रोपी डेल्टा एस इज जीरो। इट इज कॉल्ड नस्ट इक्वेशन, यानी इसको हम नस्ट लॉ भी कहते हैं, नस्ट लॉ। व्हाट इज दिस? दिस इज नस्ट लॉ, और इसको बहुत से लोग लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहते हैं, लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं, लॉ ऑफ नस्ट कहते हैं, नस्ट लॉ कहते हैं। इसके अलावा इसको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। इसमें क्या है, यानी कि सिस्टम का जो अप्रोच, यानी कि जो वो है, यानी जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर यानी कि जीरो होना चाहिए। डेट मीन जीरो होने के लिए मान लीजिए कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर यानी पार्टिकल्स यानी कि मूव कर रहे हैं, तो डेट मीन्स वो पार्टिकल का जो मूव कर रहे हैं वो पार्टन रेंडमली जो मूव कर रहे हैं उनका टेम्परेचर क्या हो जाना चाहिए, यानी कि जीरो हो जाना चाहिए। जीरो के लिए उसमें क्या है कि वो पार्टिकल जो है वो एक बार से फ्रीज हो जाना चाहिए, यानी कि अगर वो सीज हो जाएंगे एक बार से, यानी कि वो मूव ना करें, तो डेट मीन्स यानी कि उनका टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, और जब टेम्परेचर जीरो हो जाएगा तो उनके एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगी। नर्स यानी कि ये सोच रहे थे कि मान लीजिए कोई सिस्टम है जिसमें फिजिकल या केमिकल चेंज अगर किया जाता है, और उसका यानी कि उसका जब फिजिकल चेंज किया जाता है तो टेम्परेचर क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से यानी कि पार्टिकल रेंडमली मूव करने लगते हैं और एनर्जी लगातार बढ़ने लगती है। तो उनको ये लगा कि भाई एनर्जी लगातार बढ़ेगी तो क्या होगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, एनर्जी बढ़नी नहीं चाहिए, एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। और एनर्जी कांस्टेंट के लिए उन्होंने सोचा कि यानी कि जो पार्टिकल है वो फ्रीज हो जाने चाहिए, यानी सीज हो जाने चाहिए, और वो जब सीज हो जाएंगे तो उनका मोशन यानी कि एक बार से क्या हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा। और जब मोशन उनका जीरो हो जाएगा तो डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और वो मोशन मूव नहीं करेंगे। डेट मीन्स उस समय यानी कि हम मान सकते हैं कि उनका जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट हो जाएगा। जब एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगा तो डेट मीन्स उसी को हम यानी कहते हैं थर्ड लॉ। यानी कि थर्ड लॉ में क्या है कि एंट्रोपी कांस्टेंट होना चाहिए, सिस्टम अप्रोच करना चाहिए एब्सोल्यूट जीरो पर। तो ये आपको तीनों लॉ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कॉल करें, व्हाट्सअप करें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल PKS फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दैट। ओके।